जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम राजस्थान में बालूका स्तूप युक्त प्रदेश की बात कर चुके थे पहले वाले वीडियो में। और हमने वहां पे पढ़ा था अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, बरखान और उसके बाद में सब्र कॉपी, नेब का, ये सब्र कॉपी के छोटे रूप को क्या कहते थे, नेब का, लूनेट। और हमने वहां पे पैराबोलिक बालूका स्तूप पढ़े थे। तो लगभग हमने बालूका स्तूप पढ़ लिए थे। आज हम पश्चिमी मरुस्थल में जो कुछ स्थानीय शब्दावलियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों शब्दावली का टॉपिक चलेगा अन्य शब्दावली। और शब्दावली है दोस्तों, अपने को एक एक लाइन में हमारे को लिखना है और उसकी बात करेंगे दोस्तों। एक एक लाइन में हम लिखना है। पहला एक टॉपिक है, पहली एक है वो है, तो दोस्तों पहला है डांड। दोस्तों क्वेश्चन आ जाए, डांड है स्थानीय मतलब कुछ भी आ जाए, स्थानीय पवन, स्थानीय झीलें, खारे पानी की झीलें, स्थानीय मीठे पानी की झीलें वगैरह, ये ऐसा आ जाए। तो जो स्थानीय खारे पानी की झीलें होती हैं, जो स्थानीय पश्चिमी राजस्थान में जो झीलें होती है, उनको राजस्थान में डांड कहते हैं। क्या होती है? पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों को डांड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डांड। पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों को डांड के नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में। किसमें दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में स्थानीय भाषा की बात करता हूं मैं। स्थानीय भाषा, कौन सी भाषा? स्थानीय भाषा में हम बात करेंगे तो स्थानीय भाषा में जो खारे पानी की झीलें होती है, उनको हम किस नाम से जाने जाते हैं? डांड। दूसरा शब्द आता है दोस्तों लू। दूसरा शब्द अपना क्या आता है? लू की बात करें हम। लू है एक ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म, शुष्क व धूल भरी पवनें, गर्म, शुष्क, धूल भरी पवनें, धूल भरी स्थानीय पवन है। और इस पवन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? लू। डांड पश्चिमी राजस्थान में स्थानीय भाषा में खारे पानी की झीलों को हम क्या कहते हैं? डांड, लू। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म, शुष्क, धूल भरी स्थानीय पवन है। दोस्तों एक आता है दोस्तों तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे। इसमें जो राजस्थान में शब्द प्रयुक्त है वो मावट। और हम इनको वहां पे मावट के बारे में, लू और मावट को हम जलवायु में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है और इसके बारे में दोस्तों लू के बारे में हमारे को ध्यान रखना है। लास्ट में क्या लिख रहा है मैंने? स्थानीय पवन। कौन सी पवन है? लू कौन सी है? स्थानीय पवन। गर्म, शुष्क, धूल भरी तो छोड़ो, लेकिन कौन सी पवन है? स्थानीय पवन है। उसके बाद में हम बात करते हैं शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। और राजस्थान में इससे रबी की फसल को लाभ होता है। रबी की फसल को क्या होता है? लाभ। और रबी की फसल में कौन आते हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों, इसको क्या होता है? लाभ मिलता है। दूसरी बात, मावट इस फसल को होते हैं तो यहाँ के किसान इसको क्या कहते हैं? सोने की बूंदें। किसान इसको मावट को जो बरसात होती है उसको कहते हैं सोने की बूंदें। दोस्तों किसान मतलब गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से
गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। दोस्तों सर्दी शीतकाल में क्या होता है, जैसे चने की फसल होती है, आजकल कटाई चल रही है सरसों और चने की, सरसों और चने गेहूं की कटाई चल रही है। होता क्या है, जैसे मतलब सरसों को तो पानी पिला देते हैं, एक दो पानी कोई बात नहीं, लेकिन आजकल चने को भी पानी पिलाने लगे, लेकिन मतलब सिंचाई तो सुविधा हर जगह हुई। लेकिन पहले क्या था कि सिंचाई की सुविधा कम थी, तो कहते थे अपने पुराने आदमी कि चने पे तो जो बादल की छाया हो जाती थी ना, तो उसमें भी वो माउट मान जाते थे, मतलब कहते थे माउट मान जाते थे, मतलब माउट मानने का मतलब उनकी मतलब आर्द्रता बढ़ने से वो अच्छी फसल पैदा हो जाती थी। तो दोस्तों शीत ऋतु में गेहूं, जौ, चना, सरसों के लिए कौन सी वर्षा होती है, माउट क्या कहते हैं किसान, इसको क्या कहते हैं, सोने की बूंदे, गोल्डन ड्रॉप। चौथे नंबर की एक भाषा हो जाती है दोस्तों। और माउट क्या है, एक चक्रवातीय वर्षा है। कौन सी वर्षा है, चक्रवातीय वर्षा है दोस्तों। माउट कभी भी पौने नहीं है, चक्रवातीय वर्षा है। पश्चिमी विक्षोभ मतलब आते हैं ना, पहला हमने कहा भूमध्य सागरीय चक्रवात पढ़ते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, ये अपने शीतकालीन चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, इस नाम से हम इसको जानते हैं। कभी इसके आगे मानसूनी पवने वगैरह कुछ नहीं लगे। एक शब्द आता है दोस्तों राजस्थान में, पूर्वैया। कौन सा शब्द आता है, पूर्वैया। और पूर्वैया के बारे में मैं आपको बताता हूं कि पूर्वैया हम जब बरसात आती है क्या होती है, जैसे राजस्थान में मैं यहाँ अपने टोंक डिस्ट्रिक्ट अभी वर्तमान में केली डिस्ट्रिक्ट में हूँ, लेकिन हमारी तरफ क्या होता है, जैसे बरसात आती है, तो बरसात आती है तो दादाजी कहते थे कि जैसे मान लो हवा का रुख इधर से बंगाल की खाड़ी की तरफ से हो जाता था, एमपी साइड से, तो हवा का रुख ये होते ही कहते थे कि आज तो पूर्वाई चल रही है, और आज पूर्वाई चल रही है तो बरसात अवश्य होगी। तो यहाँ पूर्वैया बोल रहे हैं, अपने राजस्थान में जो बोलते हैं वो पूर्वाई बोलते थे, साहब पूर्वाई चल रही है। पूर्वाई का मतलब पूर्व की तरफ से आने वाली दक्षिणी पूर्वी पवने आती है, उनको हम क्या करते हैं, पूर्वैया कहते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि सब पूर्वाई चल रही है तो अवश्य बरसात आएगी। पूर्वाई चलने के बाद में इतना आकलन होता था कि अगर सुबह पूर्वाई स्टार्ट हो जाती है तो ये कहते थे कि एक दो दिन बाद में बारिश होने वाली है। और ये मेरे अंदाज से जब वो मानसून विच्छेद वाला टाइम होता है, मानसून विच्छेद अपन ज्योग्राफी की तरह से करें, वैसे तो अगर मान लो फसल बोते हैं 5-7 दिन अपने जो फसलों की वो खुरपी से खुदाई करते हैं, तो जब वो खुरपी से खुदाई करते हैं ना, तब जैसे मूंग, तिल वगैरह जो खरीफ की फसल है उनकी हम खुदाई करते हैं, तो उस टाइम क्या है, मतलब खुदाई करते टाइम क्या होता है कि जैसे पूर्वाई हवा स्टार्ट होती है, पूर्वाई हवा स्टार्ट होती है, पूर्व की तरफ से दक्षिणी पूर्वी हवाएं स्टार्ट होती है, तो जब वो अपन खुदाई करते हैं, उसकी वो करते हैं खुरपी से, तो हम अंदाजा लगाते हैं, उस टाइम कहते हैं कि भाई साहब आज पूर्वाई चल रही है, एक दो दिन में बारिश आएगी, और ये बचा हुआ है तो एक दो आदमी और लाएंगे, एक दो लेबर और लाएंगे और अपना खेत कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसलिए पूर्वाई कहते हैं। अब पूर्वाई कहते हैं किसको है, पूर्वी तरफ से आती है, लेकिन क्या है, हम कहते हैं कि साहब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा की पवनों से, मानसूनी पवनों को, मानसूनी पवनों को राजस्थान में पूर्वैया के नाम से जाना जाता है। यह टॉपिक रामबाण क्या दोस्तों, राजस्थान में माउट क्या है साहब, माउट की अगर एक बरसात हो जाती है ना, जैसे मान लो हमने फसल बोई और फसल बोने के बाद में अगर मान लो बाहर आ जाती है, वो मतलब उग जाती है,
तब अगर ये माउंट हो जाती है तो राजस्थान में लाखों रुपए का डीजल बच जाता है, लाखों रुपए का ईंधन बच जाता है। सब लोग बाग कहते हैं जब पानी पिलाते हैं तो बादल देखते हैं ना गाँव में, मैं यार बादल हो गए, तो बादल होते ही शीत ऋतु में अपने सरसों वगैरह का बादल हो गए, मगर यार एक दो दिन रुक जाओ। लोग क्या कहते हैं कि यार बादल हो गए, मतलब उमस बढ़ रही है। आजकल मोबाइल में पहले क्या होता था, जैसे मतलब आपको मैं बताऊं, आजकल तो मोबाइल में हम पता पड़ जाता है कि कितने दिन में बारिश होगी, मतलब सब संचार सुविधा सब बहुत अच्छे से अपना टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया वगैरह मोबाइल की सुविधा से हमारे को जानकारी मिल जाएगी आपके इस क्षेत्र में बारिश होगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले तो लोग शीत ऋतु में क्या थोड़ा बादल हो जाता था, तो बादल होने के बाद में लोग बाग सोचते थे कि यार थोड़ी बारिश हो जाएगी, बारिश माउंट होने की आशंका है, तो लोग एक दो दिन रुक जाते थे कि भाई पिलाना तो है ही सही, भगवान चाहे 2-3 दिन में बारिश हो जाए। तो लोगों के साथ ढोल भरे रहते हैं डीजल के, तो वो डीजल बहुत बच जाता है। तो दोस्तों ये है ना माउंट, इसलिए माउंट को भी रबी की फसल के लिए लाभदायक है और किसान इसको सोने की बूंदे कहते हैं। साहब सोने की बूंदे कहेंगे ही सही, एक तो फसल को लाभदायक होता है और एक अपना जो डीजल कितना लाखों में डीजल बच जाता है लोगों का। तो दोस्तों इसलिए माउंट की बहुत मोस्ट है। दूसरी पूर्वैया, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा को मानसूनी पवनों को राजस्थान में पूर्वैया के नाम से जानते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया है कि जब मानसून विच्छेद वाली, इसका मतलब देखो हर बार ऐसे नहीं है कि भाई सब चौमासा लग गया। हम राजस्थान में क्या करते हैं भाई चौमासों आ गयो, चौमासों बरस बाद आ गयो, सावन बाद आ गयो। लेकिन आप बात है कि हम चौमासा लगते ही हम ये थोड़ी कहते हैं कि साहब पूर्वैया चल रही है, नहीं। इसका प्रयोग कब करते हैं या आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसका प्रयोग हम जब करते हैं, अब जैसे हमारी तरफ तो क्या होता है, जैसे इधर की साइड में तो हम कहते हैं कि साहब बारिश आते में साहब अब तो चौमासा लग गया है। लेकिन चौमासा लग गया, चौमासा का मतलब 4 मास का, मतलब 3 या 4 महीने बारिश होती है और चौमासा लग गया तो बारिश हो गई। लेकिन इस पूर्वैया का शब्द का प्रयोग चौमासा, बरसात के लिए तो चौमासा का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन इसका शब्द जब फसल आ जाती है और उसकी खुरपी से अपन वो करते हैं, खुदाई करते हैं। और खुदाई को क्या कहते हैं, हमारी तरफ तो दंदानी कहते हैं साहब। तो वो खुदाई करते हैं, उस टाइम क्या होता है कि जैसे खुदाई करते जाते हैं और आपको पता है जब मानसून विच्छेद हो जाता है, विच्छेद का मतलब 2-3 दिन या 5-7 दिन का गैप हो जाता है, तो उस टाइम भाई साहब धूप पड़ती है बहुत गरज, और धूप पड़ती है तो पुरवाई आती है, और वो पुरवाई आती है ना तो आर्द्रता युक्त पवनें आती है, आर्द्रता युक्त पवनें आती है तो सुहानी लगती है। अब तो जो काम करने वाले खेत में जो खुदाई करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब पुरवैया चल रही है, बहुत अच्छा मतलब हवा चल रही है, ठंडी ठंडी पुरवैया, उसको क्या बोलते हैं, पुरवैया, ठंडी हवा चल रही है, पुरवैया चल रही है, बारिश आएगी, पुरवाई चलने लग गई तो बारिश। तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा की बंगाल की खाड़ी की शाखा को पुरवैया के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं 5वें नंबर पे दोस्तों। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों एक और पुरवैया, और पुरवैया क्या है, मानसूनी पवनें, इस पे भी मैं लाइन खींच रहा हूं, क्या है मानसूनी पवनें। अब एक आता है दोस्तों वो बबूले भी होता है, बबूलिया गर्मी ग्रीष्मकालीन मानसून में पश्चिम भारत में वगैरह होता है, और जिसको हम राजस्थान में भूत, भाई इसमें भूत रहते हैं साहब, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उच्च मतलब क्या होता है, तापमान क्या होता है, उच्च होता है, उच्च होता है तो वायुदाब कम हो जाता है, और वायुदाब कम होता है तो भार की पवनें क्या है, अंदर आती है, और अंदर आते ही चक्राकार रूप में ऊपर उड़ती है, अपने अंदर जो भी चीजें हैं वो ऊपर उठा देती है, उसको हम भूगोलीय कहते हैं राजस्थान में। अलग अलग बात, तो उसको हम जलवायु भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों पहला डांड, पश्चिमी राजस्थान में स्थानीय खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं, डांड। दोस्तों लू के बारे में हमने बात कर ली, माउंट के बारे में बात कर ली। 5वें नंबर पे हमारी बात होगी वो दोस्तों धोरे। रेत के लहरदार टीले को, रेत के लहरदार टीलों को धोरे कहते हैं। और धोरे कहां के फेमस है साहब, धोरे फेमस है जैसलमेर साहब। आज भी देखो
जैसलमेर में कंडीशन क्या है, जैसे मान लो जैसलमेर में गए, वहां रेत के टीले हैं बहुत, और ऐसे मतलब जैसे ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र है, टीले ऐसे लगते हैं। होता क्या है, देखो देखो वहां पे पश्चिमी भारत, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। मैंने आपको अक्षांश देशांतर पढ़ाया था, तो देशांतर में बताया था कि 35 मिनट 8 सेकंड बाद में अपना समगांव में उदय होगा, और 35 मिनट सूर्योदय पहले कहाँ होगा, वही होगा, और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ पे होगा, वहां वो भी इसी में होगा, जैसलमेर। तो दोस्तों जो लालिमा होती है ना 5 बजे बाद में, तो वहां पे उस टीले पे जो लालिमा दिखती है ना, तो वहां पे ऐसे लगता है कि जैसे सोना सोना जैसे चमकती है। तो इसलिए वो दोहरे है ना दोस्तों, फिल्म उद्योग के लिए भी जानी जाती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सी फिल्मों का वो भी हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप बात करते हैं छठे नंबर पे, छठे नंबर में हम करते हैं धीरियान। और धीरियान की बात करें तो स्थानांतरित बालू का टीलों को, रेत के टीलों को धीरियान कहते हैं साहब। स्थानांतरित बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, हम धीरियान कहते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे यहाँ तक बात कर ली, अब आगे हम वापस बढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं पहला डांड। डांड बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में स्थानीय खारे पानी की झीलों को हम क्या कहते हैं, डांड। दूसरी बात लू, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क व धूल भरी पवनें स्थानीय पवन है। आगे बात करते हैं मावट, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, और मावट रबी की फसल के लिए लाभदायक है, और लाभदायक है तो इसको किसान क्या कहते हैं, सोने की बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों पूर्वोत्तर के बारे में मैंने बताया आपको, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा को, मानसूनी पवनों को राजस्थान में पूर्वोत्तर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों धोरे, रेत के रहदार टीलों को धोरे कहते हैं, और ये सर्वाधिक जैसलमेर में रेत के धोरे कहाँ की पसंद है, प्रसिद्ध कहाँ के हैं, जैसलमेर के। किसके लिए हैं, फिल्म उद्योग के लिए। दोस्तों इसके बाद में आएगा धीरियान। स्थानांतरित बालू का टीलों को, स्थानांतरित बालू का टीलों को क्या कहते हैं, धीरियान कहते हैं। दोस्तों एक और है धीरियान के बाद में, छठे नंबर के बाद में हम बात करते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आता है मारू। जो रेत के टीले होते हैं, बालू का स्तूप के जो टीले होते हैं, उनके बीच में निम्नतम भूमि को बालू का रेत के टीलों के मध्य, या स्तूप बोल दो, बालू का स्तूप के मध्य, बालू का स्तूपों के मध्य, बालू का स्तूप भी बोल सकते हैं। बालू का स्तूप के मध्य निम्नवर्ती भूमि को, निम्न भूमि को मरहो कहते हैं। बालू का पश्चिमी रेतीले मैदान में बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि को क्या कहते हैं, मरहो कहते हैं। केवल भूमि की बात करते हैं। दोस्तों 8वें नंबर पे हमारी एक और आता है, वो है दोस्तों गासी या कारवा मार्ग। दोस्तों ये गासी और ये कारवा मार्ग होता है, जैसे मान लो पश्चिमी रेतीले मैदान में बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि जिसमें ऊंट के काफिले
चलते हैं। देखो इसको कॉरिडोर मार्ग भी बोल सकते हैं। तो घासी या कारवा मार्ग पश्चिमी रेतीले मैदान में बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि जिसमें ऊंट के काफिले चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, घासी या कारवा मार्ग। दोस्तों 10वें नंबर पे एक आता है दोस्तों ये, जो जैसे रेत के टीले, जैसे ये रेत के टीले हैं, ये रेत के टीले हैं, ये रेत के टीले, और इस रेत के टीले में बरसात का पानी आया, बरसात का पानी यहाँ पे एकत्रित हो गया, और इस एकत्रित पानी को, जो एकत्रित पानी है, और उसको हम क्या कहते हैं, खड्डीन। और ये खड्डीन है तो एक जल संग्रहण की एक पद्धति भी है, खड्डीन है। और इस खड्डीन में दोस्तों ये खड्डीन है, और खड्डीन में क्या है, मैं बोल सकता हूं कि जैसे अपने अभी परंपरागत एनीकट होते हैं, बालू का स्तूपों के मध्य, बालू का स्तूपों के मध्य एनीकट बनाए जाते हैं साहब। बालू का स्तूपों के मध्य जल ग्रहण किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनीकट का मतलब जल ग्रहण किया बरसात के पानी का। तो जो एनीकट बनाया उसको हम क्या बोलते हैं साहब, खड्डीन कहते हैं। और ये खड्डीन है ना, और इससे जो कृषि करते हैं उसको हम बोलते हैं खड्डीन कृषि, इसको खड्डीन कृषि भी कहते हैं। अब खड्डीन से जो कृषि होती है जल से, उसको हम बोलते हैं खड्डीन कृषि। और ये कृषि है ना, किससे की, कौन करते हैं, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा ये कृषि की जाती है। पश्चिमी मरुस्थल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कौन सी कृषि की जाती है, खड्डीन कृषि। और खड्डीन क्या है, एक जल संग्रहण करने की परंपरागत पद्धति है। और दोस्तों इस खड्डीन का पानी जब बाहर निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं, जो दलदली भाग होता है, जो बालू का स्तूपों के मध्य जो दलदली भाग होता है, बालू का स्तूपों के मध्य दलदली भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रन कहते हैं। क्या बोला कि साहब बालू का स्तूपों के मध्य जो दलदली कौन सा होता है, दलदली भाग होता है, जैसे खड्डीन है। अब यहाँ पे जो दलदली भाग हुआ उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे रन कहते हैं। एक आता है पलाया। पलाया क्या होता है साहब, पलाया के बारे में कहते हैं कि जो बालू का स्तूपों के मध्य जो अस्थायी झीलें होती है, बालू का स्तूपों के मध्य जो अस्थायी झीलें होती है, बालू का स्तूपों के मध्य अस्थायी झीलें, पलाया। अस्थायी झीलें पलाया कहलाती है। तो दोस्तों ये मरगो रेत के बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि को मरगो कहते हैं। घासी और कारवा मार्ग रेत के टीलों के मध्य, बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि है उसमें ऊंटों के काफिले चलते हैं, तो उस मार्ग को क्या कहते हैं, कारवा मार्ग या घासी कहते हैं। दोस्तों खड्डीन क्या है, बालू का स्तूपों के मध्य जब वर्षा जल को परंपरागत तरीके से या एनीकट बना के हम इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, खड्डीन कहते हैं। और जो खड्डीन के जल से जो कृषि होती है उसको हम खड्डीन कृषि कहते हैं। और खड्डीन की कृषि जो करते हैं वो पालीवाल ब्राह्मण द्वारा की जाती है। और दोस्तों राजस्थान में क्या, मैं बोलता हूं भारत में खड्डीन कृषि कहां पे की जाती है, ऑप्शन होना चाहिए भारत में खड्डीन कृषि कहां पे की जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे, रन। बालू का स्तूपों के मध्य दलदली भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, रन। और बालू का स्तूपों के मध्य अस्थायी झीलें होती है उसको हम कहते हैं दोस्तों पलाया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये शब्दावली की बात हो गई। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार वापस, मरहो रेत के टीलों के मध्य निम्न भूमि को क्या कहते हैं, मरहो। घासी या कारवा मार्ग पश्चिमी रेतीले मैदान या बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि जिसमें ऊंटों के काफिले चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये घासी या कारवा मार्ग। खड्डीन बालू का स्तूपों के मध्य एनीकट बनाए जाते हैं उसे हम खड्डीन कहते हैं। और इस एनीकट में खड्डीन वाले जल से एक कृषि की जाती है, वो खड्डीन कृषि की जाती है। खड्डीन कृषि कौन करते हैं, वो पालीवाल ब्राह्मण करते हैं दोस्तों।
तो ये वाली बात यहाँ तक हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों रन। बालू का स्तूपों के मध्य दलदली भाग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उसे रन कहते हैं दोस्तों, उसे रन कहते हैं। तो पलायन किसे कहते हैं, बालू का स्तूपों के मध्य अस्थायी झील होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है भारत में खड़ीन कृषि कहां की जाती है। ऑप्शन ए एमपी, बी यूपी, सी राजस्थान, डी अपना पश्चिमी बंगाल। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा भारत में खंडित कृषि कहां की जाती है, तो दोस्तों सी राजस्थान आ गया। दूसरी बात हमने राजस्थान में कहां पढ़ा, पश्चिमी रेतीले मैदान में। अब आ गया साहब राजस्थान में खंडित कृषि कहां की जाती है, पश्चिमी रेतीले मैदान में, अरावली प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। ऑप्शन दे देगा हमारा, ऑप्शन क्या रहेगा, पश्चिमी रेतीला मैदान। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों भारत में खड़ीन कृषि कहां की जाती है, राजस्थान में की जाती है, पश्चिमी रेतीले प्रदेश में की जाती है। एक लाइन है दोस्तों न्यूनतम जल घनत्व पश्चिमी रेतीले प्रदेश में न्यूनतम जल घनत्व पाया जाता है। दोस्तों पश्चिमी रेतीले प्रदेश में क्या पाया जाता है, न्यूनतम जल घनत्व पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन से भौतिक प्रदेश में, राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में न्यूनतम जल घनत्व पाया जाता है, वो दोस्तों पश्चिमी रेतीले प्रदेश में पाया जाता है। अब सर्वाधिक जनघनत्व कहां पे पाया जाएगा, वो आपको पता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाएगा। एक और क्वेश्चन है पश्चिमी रेतीले मैदान की। पश्चिमी रेतीले मैदान में, पश्चिमी रेतीले प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है। पश्चिमी रेतीला मैदान है ना सर्वाधिक जैव विविधता वाला है। क्या है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश है। कैसे दोस्तों, अपना रेतीला प्रदेश है ना जिसमें पहले बीकानेर में गंग नहर बहती थी। गंग नहर गंगा सिंह जी ने